नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविलग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन किसका करेंगे हम लोग, ये देखते हैं। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं DSS यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शन का। कनेक्शन में भी किसका रिवीजन करेंगे हम लोग कनेक्शन में रिवेट का एंड बोल्ट का। इन दोनों का एक साथ रिवीजन करेंगे क्योंकि इनमें जो कंपैरिजन है सीखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवेट और बोल्ट में आखिर अंतर है क्या, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग रिवेट और बोल्ट दोनों को कंपेयर करके, एक साइड रिवेट एक साइड बोल्ट, दोनों को कंपेयर करते हुए रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है रिवीजन के बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं, एक साइड हम लोग रिवेट लेके चलेंगे, एक साइड हम लोग बोल्ट लेके चलेंगे। बीच में मैंने लाइन खींच दी है। इस लाइन का मतलब है कि राइट साइड हम लोग बोल्ट के बारे में लिखेंगे और लेफ़्ट साइड रिवेट के बारे में लिखेंगे। अगर मैं बात कर देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर देता हूँ। यहाँ से इसको काटते हैं, लाइन को यहाँ से। पहले एक चीज़ लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे जो मेरा D है, एक चीज़ लिख रहा हूँ, गौर से सुनना, कि यहाँ पे इधर साइड ही लिखते हैं। चलो इधर साइड ही लिखते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा D है यहाँ पे फाई है, फाई को हम लोग के रिवेट में क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया, है ना। D को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डाया या फिर आपका होल डाया, होल का डाया, है ना। लेकिन बोल्ट में क्या है, D को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया को ही शैंक डाया बोलते हैं, ध्यान रखना, नॉमिनल डाया, है ना, या फिर शैंक डाया, शैंक डाया। ओके, लेकिन यहाँ D नोट को क्या बोलते हैं, D नोट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रॉस डाया, डाया या फिर होल डाया। ये थोड़ा डिफरेंस है ना, ये चीज़ें थोड़ी अलग है, इनको आप ध्यान रखना। रिवेट में जो भी कैलकुलेशन होती है डिज़ाइन, वो ग्रॉस डाया पे होता है, इस पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं जितनी भी कैलकुलेशन होती है। बोल्ट में जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो नॉमिनल डाया पे होती है, इस पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि रिवेट और बोल्ट में जो डिज़ाइन है वो किस चीज़ पे करते हैं, तो रिवेट में हम लोग करते हैं ग्रॉस डाया पे और बोल्ट में करते हैं हम लोग नॉमिनल डाया पे या फिर शैंक डाया पे। बात एक ही है। अब बात आती है कि फाई क्या होता है, फाई ऑफ डिमेरेशन क्या है। तो फाई अगर हम लोग मैं यहाँ से निकालूँ तो अनविंस फॉर्मूला होता है 6.04 अंडर टी। टी भी कौन सा, मिनिमम, कम से कम, और टी के ये यूनिट होगी वो किस में होगी, mm में होगी। ध्यान रखना इस बात को। चलो मैंने फाई निकाल लिया। अब डी बराबर होता है मेरा 5 + 1.5 mm। किस केस में, जब फाई की वैल्यू मेरी कम या बराबर है किसके, 25 mm के। अगर मान लो कि फाई की वैल्यू ज़्यादा है 25 mm से, तो उस केस में 2 mm हम लोग ऐड कर देते हैं। कैसे, 5 > 25 mm, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग 2 mm ऐड कर देते हैं। ये बात ठीक है। अगर मैं इस केस में बात करूं कि जो ग्रॉस डाया है वो D + 1 mm होता है ना, और जो ग्रॉस डाया D + 2 mm होता है, 3 केस बनते हैं इसमें, और जो ग्रॉस डाया है वो D + 3 mm होता है। तो तीनों केस में डाटा याद रख लेना, तीनों केस में डाटा याद रख लेना। कैसे कि अगर जो मेरा नॉमिनल डाया फिर शैंक डाया है वो 14 से 12 के बीच में है, ऐसे करके, तो उस केस में 1 mm ऐड करेंगे। अगर <24 है और > 16 है तो 2 mm ऐड करेंगे। अगर <24 mm है तो 3 ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बोल्ट का ये डाटा है। बाकी तो आप याद कर लेते हो, याद करने में दिक्कत कहाँ रहती है, जिनको दिक्कत रहती है बोल्ट में रहती है, और जहाँ बच्चे को डाउट टीचर वहाँ क्वेश्चन बना देता है, वहीं आप फंस जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो ये बात होगी इसकी। अब बात कर देते हैं आपकी परमिसिबल स्ट्रेस की रिवेट में। एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो एफ ए का मतलब, एफ यानी स्ट्रेस है, ए का मतलब एक्सेल रहेगा, ओके, एस का मतलब शेयर रहेगा, और आपका बी का मतलब बियरिंग रहेगा। ये तो हम सब लोग जानते हैं, रिवेट में कर रखा है। अगर मैं बोलूँ आपका कि जो मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूँ किस में, शॉप में, शॉप के 2 केस बता रहा हूँ। एक आपका बता रहा हूँ कि मैंने पावर से लगाई है, और एक केस बता रहा हूँ कि मैंने हाथ से लगाई है, हैंड लगाई है। तो यहाँ
एफ एस और एफ बी ऐसे लिख रहा हूँ। पावर से लाऊंगा तो ये रहेगी 100 100 और ये 300, ये रहेगी आपकी 80 80 250। अब आप बोलोगे सर आपने तो शॉप में बताइए, फील्ड में नहीं बताई। तो मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, ध्यान हो अगर आपको, कि जो फील्ड में स्ट्रेंथ होती है, फील्ड में स्ट्रेंथ होती है वो 90% होती है किसका? शॉप का। इस वजह से मैंने शॉप की बताई है, और फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसका 90% आप लोग निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। उसका 90% निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। और ये सारा डाटा जितना भी है सब के इसमें न्यूटन पर एम स्क्वायर में होने वाला है। अब इधर बात करते हैं हम लोग आपकी बोल्ट की। तो बोल्ट का ग्रेड होता है, ग्रेड जैसे मान लो कि 4.6 दे रखा है, 4.6 दे रखा है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FUB जिसको बोलते हैं वो 4/100 होगी, है ना। और पॉइंट के बाद जो डाटा लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 0.6 है, पॉइंट के बाद जो डाटा है 0.6 है, उसको 0.6 लिखेंगे। ये रेशियो होता है किसका? मेरा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो यहाँ से जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो निकल के कितनी आती है? 0.6 इंटू FUB। 0.6 FUB की वैल्यू कितनी है? 400। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा खासा, आराम से, सिंपल है ना, सिंपल है। रिवीजन आराम से समझ में आता जा रहा होगा। तो ये इतनी बात होगी। अब आगे बात कर देते हैं इंपॉर्टेंट और कुछ बातें। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अगर मैं बात कर देता हूँ, इधर बात कर देता हूँ, इधर ही बात करते हैं हम लोग पहले, है ना, इधर ही बात करते हैं। ये अगर मेरा मेरा बोल्ट है तो ये ऐसे रहेगा, और यहाँ से थर्ड पोर्शन स्टार्ट होगा ऐसे करके, तो इसको तो D बोलते हैं, और ये मेरा कम होता है। तो ये जो एरिया होता है, इसको मैं रफ करके दिखाता हूँ, इसको रफ करके लिखता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं शेंक एरिया, ASP, शेंक एरिया बोल्ट। वो कितना होता है? π/4d²। थर्ड पोर्शन के एरिया को बोलते हैं नेट एरिया ऑफ बोल्ट, या फिर थर्ड पोर्शन एरिया ऑफ बोल्ट। वो कितना होता है? वो होता है 0.78 टाइम्स ऑफ ASB। ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों में रिलेशन। तो ये कितना आ जाएगा? 0.78। ASB क्या है? π/4d²। D क्या है? मेरा नॉमिनल डाया है, ध्यान रखना इस बात को। D क्या है? नॉमिनल डाया है। तो ये बात होगी इसके बारे में। अब एक नोमेनक्लेचर और होता है बोल्ट का, कि अगर लिखा है MD/L, तो D क्या है उसका? D उसका नॉमिनल डाया 5, है ना। D का मतलब यहाँ पे नॉमिनल डाया ही लिख देता हूँ, 5 तो डिविट में हो जाता है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर कैसे लिख दिया ये, है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं, ये होता है आपका नॉमिनल डाया, और ये होती लेंथ ऑफ बोल्ट, लेंथ ऑफ बोल्ट। ये आप याद रख लो, ये सारी चीज़ आप याद रख लो। अगर मैं बात करूँ रिवेट वैल्यू की, तो रिवेट वैल्यू होती है मेरी आपकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, या फिर बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में से जो भी कम रहेगा उसको रिवेट वैल्यू लेके चलते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं, है ना, इतना तो हम लोग जानते हैं। और अगर मैं जॉइंट स्ट्रेंथ की बात कर दूं, किसकी? जॉइंट स्ट्रेंथ की बात कर लूं, तो इसको PS, PB और PT में से जो भी कम होगा, तीनों में से, है ना, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों में से जो भी कम होगा उसको जॉइंट स्ट्रेंथ लेके चलते हैं। नंबर ऑफ रिवेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो रिवेट वैल्यू अपॉन फोर्स होता है। और अगर इफिशिएंसी ईंटा की बात कर लूँ, तो जॉइंट स्ट्रेंथ अपॉन सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ होता है। ये आप याद रख लेना, ये चीज़ें आप याद रख लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह हम लोगों ने रिवेट की जॉइंट स्ट्रेंथ निकाली है और रिवेट वैल्यू निकाली है, नंबर ऑफ रिवेट्स निकाले हैं और इफिशिएंसी निकाली है, सेम उसी तरह हम लोग बोल्ट के लिए निकालेंगे। तो जो जैसे जॉइंट स्ट्रेंथ रिवेट की होती है, उसी तरह जॉइंट स्ट्रेंथ बोल्ट की भी होती है। तो जॉइंट स्ट्रेंथ बोल्ट की क्या होती है? वो होती है आपकी, जिसको बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। वो होती है आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDB, या फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, अब प्लेट और बोल्ट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रिवेट निकाला था, ये दोनों रिवेट की वैल्यू थी और ये प्लेट की वैल्यू थी PT। उसी तरह ये रिवेट बोल्ट की वैल्यू है और ये आपकी प्लेट की वैल्यू है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन लेके चलते हैं। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दो होती हैं,
आपकी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, है ना। गौर से सुनना बातों को। एक होती है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB और एक होती है डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDPB। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको बोल्ट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट वैल्यू, जैसे रिवेट वैल्यू बोलते थे। अब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखना आप लोग। वो होता है आपका FUB डिवाइड बाय √3 अपॉन गामा MB इंटू NN ANB प्लस NS ASB। ये सब चीज़ें आप मेन बुक में पढ़ लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ों को। और डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला होता है 2.5 KB D T मिनिमम FU अपॉन गामा MB। ये होता है बेयरिंग में फॉर्मूला। अब हम लोगों ने देख दिया कि शेयरिंग में देख लिया, बेयरिंग में लिख दिया। अब जो प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए अलग बात है, उसको हम देखते हैं। तो प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इतना एरिया में ये प्लेट है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, वो 3 किस्म लगती है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक में, है ना, जिसको हम लोग टेंशन मेंबर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, और डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ में और डिज़ाइन ग्रॉस स्ट्रेंथ में। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों पढ़ते हैं। ये वाला हम लोग किस में पढ़ेंगे? टेंशन मेंबर में पढ़ेंगे, टेंशन मेंबर में, वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि TDN क्या है? डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नेट एरिया। जब TDN का जो फॉर्मूला होता है नेट एरिया की बात कर देते तो AN आता है नेट एरिया। जब नेट एरिया की बात कर देते तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर देते हैं, उसमें 0.9 का गुणा करते हैं और गामा M1 से डिवाइड कर देते हैं। गामा M1 की वैल्यू होती है 1.25। जब ग्रॉस एरिया की बात करते हैं यानी TDG की बात कर देते हैं तो ग्रॉस एरिया यानी AG लेते हैं, और ग्रॉस एरिया के केस में यील्ड स्ट्रेस FY लेके चलते हैं और यील्ड स्ट्रेस के केस में गामा M0 लेके चलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या बोल्ट और रिवेट में जो डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, वो कर लिया है। जिस तरह मैंने नंबर ऑफ रिवेट्स की बात की थी, उस तरह नंबर ऑफ बोल्ट क्या होगा आपका? फोर्स अपॉन VDB डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। यहाँ पे गलत तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया है ना, इसको सही कर लेना। यहाँ आएगा ये फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू, उल्टा लिख दिया, इसको सही कर दिया मैंने, है ना। ओके, तो ये आएगा फोर्स अपॉन डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी वोल्ट वैल्यू, जिसको बोलते हैं कि एक बोल्ट कितनी ताकत ले सकता है। अगर बात कर दूँ इफ़िशियंसी की तो वही फंडा आ जाता है, इफ़िशियंसी का वही फंडा रहेगा कि जॉइंट स्ट्रेंथ अपॉन सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ। तो ये हो गया कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें कॉमन है, तो कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेम रहने वाली है। अगर मैं मान लूँ कि इस डायरेक्शन मेरा P फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स हम लोग मान के चल रहे हैं, P फोर्स लग रहा है और ये मेरी रिवेट से, ध्यान रखना, गौर से सुनना बातों को। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो एक रिवेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं? ये जो फोर्स की, ये इसको क्या बोलेंगे? ये जो डॉटेड लाइन लिखी है, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे रिवेट या फिर गेज लाइन, गेज लाइन। फोर्स की डायरेक्शन में गेज लाइन पे दो रिवेट के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पिच, स्मॉल पी से शो करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो रिवेट्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं गेज डिस्टेंस। गेज लाइन गेज डिस्टेंस में अंतर है, इसको स्मॉल जी से शो करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है एंड से, उसको बोलते हैं एज डिस्टेंस। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी इसी को क्या बोलेंगे? एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। और फोर्स की डायरेक्शन की जो पैरेलल होती है एज से डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस। यानी इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एंड डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? सेंटर ऑफ रिवेट से। कहाँ से? सेंटर ऑफ रिवेट से, ध्यान रखना। एज डिस्टेंस हुआ या फिर एंड डिस्टेंस हुआ, दोनों को किससे शो करते हैं हम लोग? स्मॉल ई से। इसको भी स्मॉल ई से शो करते हैं, इसको भी स्मॉल ई से शो करते हैं। अब ई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो दो केस होते हैं, एक 1.5 डी नॉट होती है ना, बोल्ट के केस में बोल रहा हूँ, 1.5 डी नॉट होती है। यहाँ पे ये किसके केस में? ये आपके मशीन कट के केस में। किसके? मशीन के केस में, मशीन कट बोल दिया अगर, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट ये चलेगी,
अगर कुछ भी नहीं बोला तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यही डाटा मान के चलेंगे। एक होती है 1.7 डी नॉट, ये किस केस में होती है, ये हैंड कट के केस में होती है, जब हाथ से काटते हैं। अब मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होती है 12 टी मिनिमम इंटू एप्सलॉन। एप्सलॉन का वैल्यू जो होता है ये इसकी वैल्यू होती है √250 अपॉन FY, ये इसकी वैल्यू रहती है। अब गेज डिस्टेंस की वैल्यू नहीं रहती, जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो पिच की याद रखनी है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब पिच के कोई डाटा याद रखने हैं, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। मैं बता रहा हूँ पिच के जो डाटा है दोनों के लिए सेम रहने वाला रहेगा, आपका बोल्ट के लिए भी रिवेट के लिए भी। तो मैं लिखता हूँ, अगर पिच की बात कर देता हूँ, स्मॉल पी से शो करते हैं, तो जो मिनिमम है वो होता है 2.5 इंटू नॉमिनल डाया है ना। नॉमिनल डाया इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि अगर फाई या फिर डी लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका लेना है, बोल्ट हो या रिवेट हो, दोनों का नॉमिनल डाया ही लेना है अपने को। अब बात आती है कि मैक्सिमम केस के बारे में, इसको रफ करते हैं पहले ऐसा कट करके, है ना। अब बात आती है मैक्सिमम के बारे में, तो मैक्सिमम के केस बनते हैं। अगर मैक्सिमम में कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो अलग रहेगा, टेंशन की बात कर रहा हूँ तो अलग रहेगा। इन दोनों को, इसको केस ए माना, इसको केस मैंने बी माना, तो स्टैगर्ड के केस में, स्टैगर्ड अगर जो रिवेटिंग है, अगर बोल्टिंग है मेरी, तो उस केस में अलग रहेगा। टैकिंग रिवेट्स के लिए अलग रहेगा। अब मैं बताता हूँ कितना कितना रहने वाला है। कंप्रेशन के केस में 12T मिनिमम या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लेके चलने वाले रहेंगे। टेंशन के केस में 16T मिनिमम या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लेके चलने वाले रहेंगे। स्टैगर्ड के केस में जो केस ए है बी है, यानी कंप्रेशन हुआ या फिर टेंशन हुआ और जो पैटर्न है वो स्टैगर्ड है, तो उस केस में ए और बी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, कितना 50%। टेकिंग रिवेट के केस में 32T मिनिमम या फिर 300 mm। डाटा तो और भी लेकिन इतना ही याद रखना है, इन दोनों में से जो भी कम होगा। तो पिच के केस में ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं आप लोगों को बस। और मैंने बताया था कि टैकिंग रिवेट लोड नहीं लेती है। क्या बोला मैंने, टेकिंग रिवेट, जो टैकिंग रिवेट्स होती है वो लोड नहीं लेती है, वो मेंबर को ज्वाइन करती है। क्यों ज्वाइन करती है, कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे, लेकिन लोड को ट्रांसफ़र नहीं करती है। बस बात को ध्यान रखना। टेंशन मेंबर का अगर आता है अगर आपको तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बोलना। जब हम लोग टेंशन मेंबर का या फिर कंप्रेशन मेंबर का रिवीजन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसको मैं करा दूंगा कि टेक्निक रिवेट्स देखने को कहाँ होती है, होती तो रिवेट्स ही है, लगती कहाँ है ये डिपेंड करता है कि वो लोड ट्रांसफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसको बोलते हैं लोग टेक्निक रिवेट्स, जो लोड ट्रांसफ़र नहीं करती, और उसका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैक्सिमम पिच के केस में 32T मिनिमम या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लेके चलेंगे। तो ये सारा रिवीजन हमने कर लिया। इस वीडियो में हम लोगों ने रिवेट बोल्ट को कंपेयर करते हुए रिवाइज करा है कि रिवेट और बोल्ट में अंतर क्या क्या रहता है और क्या चीज़ें सेम हैं जो हम लोगों को एक ही बार याद करनी है। पिच, एज एंड डिस्टेंस, ये सब सेम है। किसके लिए, बोल्ट के लिए, रिवेट के लिए। इसको अलग अलग याद करने की नीड नहीं है। और यही डाटा चलने वाला रहेगा टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर्स, पूरे DSS में। तो ये डाटा सेम है, इसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने कराया है इस रिवीजन में, जितना भी कराया है, PDF फाइल तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैंने डीपली नहीं कराया कि हर चीज़ को फॉर्मूला लिख के बताऊँ, तो फिर तो वो फुल कोर्स हो जाएगा। मैंने रिवीजन की तरह कराया कि आपको पिन पॉइंट क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कम टाइम में ज़्यादा डाटा याद रखने का तरीका क्या है, किस तरह याद करना है, किस तरह शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपने इतना ही याद कर लिया जितना मैंने लिखा है, तो आप इससे भी और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, है ना। अगर जितना मैंने बताया इतना ही कर लिया आपने, तो इतने से में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पिछली बहुत वीडियोस है जिनमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, रिवेट के करा दिए हैं, आपका पहला चैप्टर उसके करा दिए हैं, और आप रिवेट है उसकी प्रॉपर सारी थ्योरी करा दी है, क्योंकि पहला चैप्टर था उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी कराना। बोल्ट के हम लोगों ने इसी डिवीजन में कर लिया है। अब बोल्ट के सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। सीधे डायरेक्ट हम लोग बोल्ट के क्वेश्चन करने वाले रहेंगे।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और रेगुलर वीडियो आपके लिए रहेंगी। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वीडियो के बीच में गैप बढ़ता जाएगा 1 या 2 दिन का, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना वीडियो को, ठीक है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं, पढ़ाने का काम मेरा है और ये तीनों काम आपको करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बोल्ड के क्वेश्चन करने वाले रहेंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।